हेलो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल कितने सेक्शंस है, कुछ टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल 3 पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है उसको 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो प्रिलिमिनरी के बारे में है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 4 तक को कवर किया गया है। और चैप्टर 5 सेकंड बात करता है सेक्शन 5 से लेके 55 तक को, जो आज हम कवर करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर सेकंड को कवर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी सेक्शन 5 से लेके 55 तक है, तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए इस चैप्टर 2 को मैं और कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। कुछ सेक्शंस हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बाकी सेक्शन हम रिमेनिंग वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। एविडेंस किस किस का दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट। आप एविडेंस कहाँ कब दे सकते हो? किसी सूट के अंदर, किसी प्रोसीडिंग के अंदर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ एग्जिस्टेंस की जगह ऑफ की जगह आएगा और, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट में आप देख सकते हो वहाँ पर ऑफ की जगह और लिखा है। तो यहाँ हम ऑलरेडी हम ये कर देते हैं और। तो एविडेंस में बी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू। आप किसका एविडेंस देंगे? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू का, एंड और सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट। जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं रिलेवेंट है उनका, और एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू। इनके अलावा आप किसी का भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 5 ये क्लियरली मेंशन करता है। अब हम इसे अपने हैंड रिटन नोट से इसके की पॉइंट को जानते हैं, उसे अंडरलाइन करते हैं। सेक्शन 5 में बोला एविडेंस मे बी गिवन, यहाँ मे बी गिवन लिखा है, यहाँ पर शैल वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा है मे बी गिवन। आप किस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो? ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड अदर फैक्ट एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट। जो क्या कर दिए गए हैं? रिलेवेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनका आप एविडेंस दे सकते हैं। और एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू का आप एविडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी का भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 5 ये मेंशन कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट enable any person to give evidence of fact which he is disentitled to prove by any provision of CPC। सिविल प्रोसीजर के अंदर कोई प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के रिगार्ड पे उस पर्सन को क्या कर दिया गया है? डिसएंटाइटल कर दिया गया है। क्या, किस लिए? कि वो एविडेंस नहीं दे सकता है। तब ये सेक्शन क्लियरली बोलता है शैल नॉट इनेबल दैट पर्सन। उस पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच इज़ डिसएंटाइटल टू प्रूव, जिसे उसको मना कर दिया गया है कि आप इसे प्रूव नहीं कर सकते। किसकी वजह से? CPC की कोई प्रोविज़न की वजह से। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा, आई थिंक सो। अब हम सेक्शन 6 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 6 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे याद रखिएगा, MCQs पे बहुत बनते हैं। तो सेक्शन 6 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके ऊपर केस स्टडीज़ भी बहुत पूछे जाते हैं, केस लॉस पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत डिटेल में स्टडी करिए केस लॉ के साथ में भी। सेक्शन 6 कहता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। किसके बारे में बात करता है? फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इशू से कनेक्ट नहीं थे, जो क्या नहीं थे? इशू नहीं थे। फैक्ट थ्रू नॉट इन इशू, जो इशू ही नहीं थे उनका, बट क्या हो चुके? वो आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। तो वो क्या कहलाए जाएंगे? रिलेवेंट कहलाए जाएंगे। वेदर दे अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और अ डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस।
चाहे वो सेम टाइम पे हो या डिफरेंट टाइम पे हो, सेम प्लेस पे हो या डिफरेंट प्लेस पे हो, तो भी वो कहलाए जाएंगे रिलेवेंट। वो सेम पार्ट का, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। अब हम इसे ईजिली समझते हैं। सेक्शन 6 के अंदर क्या वर्ड यूज़ किया था कि फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। क्या हो गया है, बट वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया फैक्ट इन इशू से, फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। अब वो क्या कर रहे हैं, एक सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, वो रिलेवेंट कहलाए जाएंगे, चाहे वो सेम टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हो। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिटरली सबको बहुत ईजिली समझ में आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जब भी रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, ए या एक दो पर्सन के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, ए और बी, हम यहाँ ए और बी ले लेते हैं। ए और बी के बीच में क्या हुआ है, एक्सीडेंट, ए ने बी की कार पर क्या मार दी, टक्कर मार दी। अब यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली कुछ जो लोग तो हाथापाई में उतर आते हैं, तो वैसे ही है यहाँ पर ए और बी हाथापाई में उतर आ गए। आसपास के जो लोग हैं वो खड़े हैं। अब यहाँ की जो आसपास के लोग हैं वो इशू का पार्ट तो नहीं है, बट क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं उससे। क्यों, ये वर्ड हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि फैक्ट विच थ्रो नॉट इन इशू, वो इशू नहीं थे। तो हम यहाँ किसको समझ रहे हैं, जो आसपास जो लोग खड़े होते हैं, जो भीड़ होती है ना, जो आसपास खड़े होते, देखती है कि वो तमाशा हो रहा है, यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है, तो वो जो देखने वाली जो भीड़ है ना, वो क्या है, वो इशू का पार्ट तो नहीं है, पर अब क्या हो चुकी है, आर सो कनेक्टेड इन फैक्ट इशू। अब वो क्या होगी, उससे कनेक्ट होगी। कनेक्ट कैसे होगी, क्योंकि वो वहाँ खड़े होकर देख रही है और फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। वो उसका क्या बन रही है, सेम ट्रांजेक्शन का एक पार्ट बन रही है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है ए और बी के बीच में, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो ये जो पास में जो खड़े हैं ना लोग, वो क्या हो गए हैं, सेम ट्रांजेक्शन पार्ट हो गए। चाहे वो सेम टाइम पे हो रहा है या डिफरेंट टाइम प्लेस पे हो रहा है। सेम टाइम डिफरेंट प्लेस का मतलब यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, सेम टाइम और या डिफरेंट टाइम या सेम प्लेस या डिफरेंट प्लेस, मीन्स यहाँ पर जो जो लोग खड़े थे, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो जो देख रहे हैं, चलते फिरते लोग भी तो देखते हैं ना, आते जाते जो लोग भी देखते देखते चलते हैं, तो उनके लिए क्या वो सेम टाइम है, अलग टाइम भी हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा देख रहे हैं तो टाइम चेंज हो रहा है ना। अब प्लेस प्लेस क्या हो रहा है, हमने उस प्लेस पे देखा था वो लड़ रहे थे, अब लड़ते 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 वो आगे बढ़ गए। हाँ, लड़ते लड़ते आगे बढ़ गए, तो वो क्या होगा, डिफरेंट प्लेस पे चले गए, लड़ते लड़ते आगे बढ़ते जाते, आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुँचे, वो बात ही जाने, वो भगवान जाने। अब हम आगे इसी सेक्शन को कवर करते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 6 है, इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को किस और नाम से जाना जाता है, इस सेक्शन को हम और नाम से जानते हैं, रेस जस्टिस के नाम से। सेक्शन 6 को हम रेस जस्टिस के नाम से जानते हैं। और सेक्शन 6 के फाउंडर कौन है, जो सेक्शन 6 है उसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है जेम्स मिल। ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर कि सेक्शन 6 को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेस जस्टिस। और सेक्शन 6 के फाउंडर कौन है, तो सर जेम्स मिल। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। क्या है ओकेजन, की पॉइंट्स देखिए, ओकेजन, कॉज और फैक्ट इन इशू। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और फैक्ट immediately or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of a things under which they happen, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। सेक्शन 7 कहता है कि ओकेजन मिला है, कोई अवसर मिल गया है, कोई कॉज मिल गया, कोई कारण, या मोटिव बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो यहाँ मोटिव वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, कॉज वर्ड यूज़ किया गया है। और इफेक्ट, उससे क्या इफेक्ट हुआ है, इमीडिएटली या अदरवाइज, किससे, रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू में, तो और विच कंसिडर स्टेट ऑफ अ थिंग अंडर विच दे हैपन, जिसकी वजह से वो हुआ है, और अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकेरेंस और ट्रांजेक्शन, वो सारी की सारी क्या कहलाई जाएगी, रिलेवेंट कहलाई जाएगी। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो ऑलरेडी हमें इलस्ट्रेशन में दिया गया है। इलस्ट्रेशन 1 हम देख रहे हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी, क्या ए ने बी के साथ लूट की है। तो यहाँ कह रहा है द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, लूट से पहले क्या किया गया है, बी कहाँ गया था, बी वेंट टू अ फेयर विद द मनी इन हिज पोजीशन। बी के हाथ में क्या था, उसके पोजीशन के अंदर पैसे थे, उसके पोजीशन में पैसे थे, तो ये क्या हो गया, द स्टेट ऑफ अ थिंग विच दे हैपन। स्टेट पैसा, स्टेट ऑफ अ थिंग मतलब
पैसे की बात चल रही है यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे कि वो क्या था, उसके पोजीशन पे थे जहाँ जैसे वो हैपन हुआ जिसकी वजह से उससे लूट हुई, ठीक है। एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द रकेश, अगर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल गई उसको, मेले में, क्योंकि वो मेले गया था, फेयर गया था, वहाँ उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। कैसे मिली, दैट बी ने क्या किया, एंड दैट ही शोड इट और मैंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट, उसने क्या किया, पैसे दिखाए किसी थर्ड पर्सन को और बोला कि उसके पास पैसे हैं। तो ये क्या हो गया, एक जीता जागता आगे से आया हुआ ऑफर हो गया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे लेके आया हूँ। तो लूट के लिए अवसर मिल गया, ओकेज़न मिल गया उसको, अवसर मिल गया, और उससे क्या मिल गया, कॉज मिल गया, कारण मिल गया पैसे लूटने का। इफ़ेक्ट क्या हो गया, उसके उसके रॉबरी हो गई, ये हो गया उसका इफ़ेक्ट। इमीडिएटली हो, हाथों हाथ हो जाए, या अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद होए। तो ये सारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये सब क्या कहला जाएगा, रिलेवेंट कहला जाएगा सेक्शन 7 के अंदर। पर सेक्शन 7 के अंदर की पॉइंट्स हमने अभी ऑलरेडी देखा है और हम हमारे हैंडरिटन नोट से देखते हैं। सेक्शन 7 के अंदर 3 की पॉइंट्स हैं, ओकेज़न, कॉज और इफेक्ट। जब भी ओकेज़न और कॉज की बात आए तो डायरेक्ट सेक्शन 7 के अंदर हमको जाना है। वहाँ पर क्या बोला है, ओकेज़न, कॉज और इफेक्ट इमिडिएटली और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, जिसकी वजह से वो हुआ है, और फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकेरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो अपॉर्चुनिटी मिली जिससे वो घटना घटी और जो ट्रांजेक्शन हुआ, तो वो सब के सब क्या होगा, सेक्शन 7 के अंदर हो जाएंगे रिलेवेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी उसे। थैंक यू।